हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लास्ट पढ़ रहे थे राजस्थान की संस्कृति में राजस्थान की चित्र शैलियां, और चित्र शैलियों में बेसिकली हमने राजस्थान की चित्रकला को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट था हमारा मेवाड़ चित्रशैली, फिर मारवाड़ चित्रशैली, नंबर 3 ढूंढाड़ चित्रशैली। ये 3 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। नंबर 4 अगला जो पार्ट है, लास्ट जो पार्ट है, वो है हाड़ौती चित्रशैली। तो नंबर 4 में बात कर रहा हूं आपसे। नंबर 4 हाड़ौती चित्रशैली। और देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हाड़ौती में 2 पढ़ेंगे। मोस्टली आपको पता है हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। तो सब 2 मुख्य चित्रशैलियां हैं हमारी, वो है कोटा चित्रशैली और बूंदी चित्रशैली। ठीक है, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोटा चित्रशैली। देखो, कोटा जो चित्रशैली है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इस चित्रशैली का विकास कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड के समय में माना जाता है। देखो, इस चित्रशैली की सबसे प्रमुख जो विशेषता है, इसमें महिलाओं को शिकार खेलते हुए दिखाया है। ठीक है, इसलिए इसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। एक लाइन और लिख सकता हूं मैं यहां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चित्रशैली में महिलाओं को शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। इसलिए इसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चित्रशैली है जिसको शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। वो है कौन सी चित्रशैली? कोटा चित्रशैली। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली बात तो घुमड़ते हुए बादलों का दृश्य। घुमड़ते हुए बादलों के दृश्य। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो है पशु पक्षी की बात करता हूं। पशु पक्षी जो है वो मोस्टली यहां मैं बात करूं तो मोर, बतख और हिरण। ठीक है, इनका चित्रण किया गया है। रंग की मैं बात करता हूं आपसे। रंग मोस्टली नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग जो है उसका प्रयोग, क्योंकि बादलों का निर्माण करेंगे तो नीले कलर्स का प्रयोग मोस्टली किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं अगली विशेषताओं में। यहां लिख देता हूं दरबारी जीवन। ठीक है, उसके बाद हम एक और विशेषता लिख देते हैं, शिकार दृश्य। ठीक है, यहां एक और विशेषता लिख देता हूं मैं, हाथियों की लड़ाई। ठीक है, इसके अलावा हम एक और विशेषता की बात करते हैं यहां, वल्लभ चित्रशैली का प्रभाव। एक और विशेषता अगर हम यहां लिखते हैं, युद्ध दृश्य का चित्रण। ये सारी इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है,
घुमड़ते हुए बादल, पशु पक्षियों में बतख, मोर, हिरण, रंग नीला, दरबारी जीवन, इसका चित्रण, शिकारों का करते हुए चित्रण। ठीक है, ये सारी जो है इसकी क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रमुख चित्रित ग्रंथ की बात करूं मैं, प्रमुख चित्रित ग्रंथ, इस चित्रशैली में प्रमुख चित्रित जो ग्रंथ है, एक तो है मधुमालती की कथा, मधुमालती की कथा, और दूसरा जो है वो है रागमाला। ठीक है, इसको देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रागमाला डालू राम द्वारा चित्रित किया गया महाराव गुमान सिंह के समय में, महाराव गुमान सिंह के समय में चित्रित। ठीक है, देखो सही मायने में ये जो रागमाला है कोटा चित्रशैली में चित्रित सबसे बड़ा चित्र, कोटा चित्रशैली में चित्रित सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो कौन सा है, या हम कह सकते सबसे बड़ा चित्र ही लिख दूं अगर मैं यहां, सबसे बड़ा जो चित्र है वो है रागमाला सेट। कौन सा सेट है, रागमाला सेट। डालू राम इसके चित्रकार थे, किसके समय में, महाराव गुमान सिंह के समय में इसको क्या किया गया, चित्रित किया गया। ठीक है, प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए, प्रमुख चित्रकारों हम देखते हैं डालू राम, लच्छी राम, लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद। ठीक है, ये क्या है, ये प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, तो मैं वापस बात करता हूं कोटा चित्रशैली। इस चित्रशैली का विकास कोटा के शासक किसके समय, महाराव राम सिंह सेकंड के समय माना जाता है। इस चित्रशैली में महिलाओं को शिकार खेलते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। विशेषताओं में बहुत सारी विशेषताएं हैं, घुमड़ते हुए बादल है, रंग नीला है, हाथियों की लड़ाई, वल्लभ चित्रशैली का प्रभाव, पशु पक्षी, मोर, बतख और हिरण। ठीक है, दरबारी जीवन, दरबारी दृश्यों का चित्रण, शिकार दृश्य और युद्ध दृश्य का चित्रण, ये सारी जो विशेषताएं हैं कौन सी चित्रशैली की है, कोटा चित्रशैली की है। प्रमुख चित्रित ग्रंथों में मधुमालती की कथा और रागमाला, जो कि डालूराम नामक चित्रकार द्वारा महाराव गुमान सिंह के समय में चित्रित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र है वो कोटा चित्रशैली का वो रागमाला ही है। ठीक है, प्रमुख चित्रकारों में डालू राम, लच्छी राम, लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद, ये इस चित्रशैली की क्या है, प्रमुख चित्रकार हैं। देखो कोटा में जो झाला जालिम सिंह की हवेलियां हैं, झाला जालिम सिंह, आप ध्यान करिए कोटा में झाला जालिम सिंह का बड़ा रोल रहा है। इन्हीं के ने चलकर आगे चलकर क्या किया, कोटा से अलग झालावाड़ रियासत का निर्माण किया। झाला जालिम सिंह की हवेलियों पर चित्रण, हवेलियों पर एक शैली है तंजीर शैली का चित्रण प्रसिद्ध है। मैं यहां कह सकता हूं कोटा में, एक लाइन और, कोटा में झाला जालिम सिंह की हवेलियों पर तंजीर शैली का चित्रण बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से चित्रशैली हुई हमारी कौन सी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली चित्रशैली है हमारी कोटा के बाद बूंदी चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आप, बूंदी चित्रशैली। इसके बारे में क्या करना है देखिए, नेक्स्ट है बूंदी चित्रशैली, नंबर बी हम लिख देते हैं, बूंदी चित्रशैली। देखो बात करता हूं, इस चित्रशैली का विकास
इस चित्रशैली का विकास बूंदी के शासक राव सुरजन सिंह हाड़ा के समय हुआ, जबकि राव उम्मेद सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस चित्रशैली में मराठी, मुगल और मेवाड़ी चित्रशैली का सम्मिश्रण है। मेवाड़ी चित्रशैली का क्या है? सम्मिश्रण है। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं की बात करता हूं। प्रमुख विशेषताएं, में देखो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं रंग, सुनहरी रंग, गोल्डन कलर। फिर मैं बात कर लेता हूं आपसे पशु पक्षियों में मैं फिर बात करता हूं यहाँ पशु हिरण, और पक्षी की बात करता हूं तो मोस्टली मोर, सेम यही कोटा में थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं वृक्षों में चंपा, इसके अलावा केला। ठीक है, ये वृक्ष हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस चित्रशैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों पर चित्रण किया गया है। पशु पक्षियों पर चित्रण किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं फूल पत्तियों पर चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं तीज त्योहारों पर चित्रण। फूल पत्तियों पर चित्रण, पशु पक्षियों पर चित्रण। ठीक है, ये सारी जो है इस चित्रशैली की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। मैंने कहा पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्रण किया गया है, तीज त्योहारों पर चित्रण किया गया है, फूल पत्तियों पर चित्रण किया गया है। ये सारी इस चित्रशैली की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो यहां मैं बात करता हूं प्रमुख चित्रकारों की। प्रमुख चित्रकारों में अली अहमद, श्यामलाल, इसके अलावा कृष्णा, सुरजन, ये इस चित्रशैली से संबंधित क्या है? प्रमुख चित्रकार हैं। इस चित्रशैली में का सबसे प्रमुख चित्र मैं बात कर लेता हूं। इस चित्रशैली का सबसे प्रमुख चित्र क्या है? बूंदी के शासक राव उम्मेद सिंह
द्वारा सूअर का शिकार करना, ये इस चित्र शैली का सबसे प्रमुख चित्र है जो आज भी बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित चित्रशाला में मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो बूंदी चित्रशैली की बात करता हूं। इस चित्रशैली का विकास जो है राव सुरजन सिंह हाड़ा के समय में हुआ, जबकि राव उम्मेद सिंह का काल जो है चित्रशैली का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। इस चित्रशैली में मराठी, मुगल, क्योंकि मराठों का आगमन सबसे पहले बूंदी रियासत से हुआ, 1569 ईस्वी में मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की राव सुरजन सिंह हाड़ा ने। ठीक है, और मेवाड़ के जो शासक रहे हैं उनका भी बूंदी रियासत से बहुत लगाव रहा है। ठीक है, रानी कर्णावती या कर्मावती जो है बूंदी से संबंध रखती थी। ठीक है, तो तीनों चित्रशैलियों का इसमें सम्मिश्रण है। ठीक है, सुनहरी रंग, पशु पक्षी, हिरण, मोर, वृक्ष, चंपा, केला। ठीक है, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। चित्रशैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, फूल पत्तियों पर चित्रण, तीज त्योहारों पर चित्रण। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं, पशु पक्षियों पर चित्रण, ये सारी इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख चित्रकारों में अली अहमद है, श्यामलाल है, कृष्णा है, सुरजन है, और सबसे प्रमुख जो चित्र बताया गया है वो बूंदी के शासक राव उम्मेद सिंह द्वारा सूअर का शिकार करना इस चित्रशैली का सबसे प्रमुख चित्र माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बूंदी चित्रशैली हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हाँ, देखिए बूंदी चित्रशैली के बाद एक और चित्रशैली हम बात करते हैं आड़ती से रिलेटेड, झालावाड़ चित्रशैली। ठीक है, और झालावाड़ चित्रशैली के अलावा एक और चित्रशैली है, वो है इंद्रगढ़ चित्रशैली। ठीक है, ये इंद्रगढ़ चित्रशैली जो है ये कोटा में पड़ती है। तो इस प्रकार से देखो ओवरऑल हमने हाड़ौती में 4 चित्रशैलियां पढ़ी हैं, कोटा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, झालावाड़ चित्रशैली और इंद्रगढ़ चित्रशैली। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर रूप से जो हमने 4 पार्ट्स जो डिवाइड किए थे राजस्थान की चित्रशैलियों के, वो चारों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखो चित्रशैली में आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटा सा कंटेंट और पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है भित्ति चित्रण। ये होता क्या है भित्ति चित्रण, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप, भित्ति चित्रण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भित्ति चित्रण। देखो होता क्या है, दीवारों पर, भित्ति यहां दीवार है, दीवारों पर सौंदर्य की दृष्टि से किया गया अलंकरण भित्ति चित्रण कहलाता है। भित्ति चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट, इस कला से संबंधित शिल्पकार चेजारा कहलाते हैं। शिल्पकार चेजारा कहलाते हैं। ठीक है, जो मुख्यतः कुम्हार जाति के होते हैं, जो मुख्यतः कुम्हार जाति के होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में बात करता हूं भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा है। नेक्स्ट अगली लाइन में आपसे बात करता हूं, बूंदी के शासक राव उम्मेद सिंह द्वारा
राव उम्मेद सिंह द्वारा तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला की स्थापना करवाई गई। चित्रशाला की स्थापना करवाई गई। जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है भाई, तो देखो एक बार ध्यान दीजिएगा, भित्ति चित्रण क्या है। भित्ति का तात्पर्य है दीवार, और दीवारों पर सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर बनाने के लिए किया गया जो अलंकरण है वो भित्ति चित्रण कहलाता है। ठीक है, और इस कला से संबंधित जो कलाकार हैं वो क्या कहलाते हैं, चेजारा कहलाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, कि पेपर में पूछा गया भित्ति चित्रण से संबंधित कलाकार क्या कहलाते हैं, चेजारा कहलाते हैं। ठीक है, मुख्यतः कुम्हार जाति के होते हैं। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पूछा जाए तो हाड़ौती क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित रहा है। और बूंदी के शासक, देखो बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल इन्हीं का काल था। राव उम्मेद सिंह जो है इन्होंने तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला की स्थापना करवाई, और ये जो चित्रशाला है इसे ही कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं भित्ति चित्रण की विधियां। भित्ति चित्रण की विधियां, देखो दो विधियां मोस्टली काम में लेते हैं। एक विधि है नंबर 1 फ्रेस्को शेको, इसकी बात करता हूं। मूलतः इटली की कला है पहली बात, जिसमें सूखी दीवार, जिसमें दीवार के सूखे हुए पलस्तर पर चित्रण किया जाता है। चित्रण किया जाता है। देखो ये क्या होता है भाई, दीवार है उस पर प्लस्तर कर दिया, अब प्लस्तर सूख गया, अब सूखे हुए प्लस्तर पर चित्रांकन किया जाए तो वो तो कहलाता है क्या, फ्रेस्को शेको। दूसरी जो विधि है वो है फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बूनो, और फ्रेस्को बूनो क्या है, यह मूलतः इटली की कला है, ये भी इटली की कला है जो मुगल शासक अकबर व जहांगीर के समय, अकबर व जहांगीर के समय भारत लाई गई। ठीक है, राजस्थान में देखो इस कला में होता क्या है, मैं एक लाइन लिख देता हूं। इस विधि में नम पलस्तर पर चित्रांकन किया जाता है। यहां तो देखो ऊपर प्लस्तर सूख गया है, सूखे हुए प्लस्तर पर चित्रांकन, यहां गीला प्लस्तर है, नम प्लस्तर, उसी में काट कर डिजाइन बना देना। ठीक है, नम प्लस्तर पर चित्रांकन किया जाता है। इसे राजस्थान में अरायशा, आला गीला, क्योंकि नम प्लस्तर है ना, आला गीला ऑब्लिक मोरा कशी के नाम से जबकि शेखावटी में पणा के नाम से जाना जाता है। पणा के नाम से
जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है भाई ये पेपर की दृष्टि से, तभी मैंने रेड से लिखी है। मैंने कहा कि इस विधि में नम पलस्तर पर चित्रांकन, ठीक है, राजस्थान में से आरायासा, आला गीला, मोराकसी कहा जाता है, जबकि शेखावटी में कहलाती है क्या, पणा। शेष राजस्थान में इस नामों से जानी जाती है, शेखावटी में पणा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, राजस्थान में इस कला का सर्वप्रथम प्रयोग मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के समय, मिर्जा राजा जयसिंह के समय जयगढ़ दुर्ग के गणेश पोल नामक दरवाजे में किया गया, नामक दरवाजे में किया गया। तो देखो राजस्थान में इस कला का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के समय में जयगढ़ दुर्ग के गणेश पोल नामक दरवाजे में किया गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रमुख चेजारा, क्योंकि चेजारा ही होंगे भाई भित्ति चित्रण, प्रमुख भित्ति चित्रकार, प्रमुख भित्ति चित्रकार, नाम है तनसुख, दूसरा है बालू, तीसरा है जयदेव। तनसुख, बालू और जयदेव, ये 3 प्रमुख भित्ति चित्रकार हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। भित्ति चित्र से संबंधित कलाकार चेजारा कहलाते हैं। सबसे सर्वाधिक विकसित क्षेत्र हाड़ौती रहा है, और राव उम्मेद सिंह के समय में चित्रशाला जो है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया। 2 विधियां बताई, फ्रेस्को शेको इटली की है, ये भी इटली की है। इसमें दीवार के सूखे हुए पलस्तर पर चित्रांकन, और इसमें नम पलस्तर पर चित्रांकन किया जाता है। शेखावटी में इसको पणा बोलते हैं, जबकि शेष राजस्थान में इसको बोलते हैं आरायसा, आला गीला और मोराकशी, ठीक है। देखो इस विधि के लिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं यहां, इस विधि से चित्रांकन हेतु जयपुर के राहोली गांव, कौन सा गांव, राहोली गांव का पलस्तर, या हम कह सकते हैं कि चूना, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक लाइन और ऐड कर दी है मैंने, जयपुर का राहोली गांव जो है इस विधि के में प्रयोग किए जाने वाली चूने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो ये हुई भित्ति चित्रण, फ्रेस्को शेको और फ्रेस्को बूनो। देखो राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र का भित्ति चित्रण भी बड़ा फेमस है। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां जो है मोस्टली वो भित्ति चित्रण से ही युक्त हैं, उन पे चित्रांकन जो है वो भित्ति चित्रण ही है, दीवारों पर ही तो चित्रण है हवेलियों पर, और बाहर से ही देखने को आपको मिलता है, इसलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुली कला दीर्घा। मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था इसके बारे में, एक लाइन और पढ़ लेते हैं हम, शेखावटी के भित्ति चित्र। नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं मैं, शेखावटी के भित्ति चित्र। शेखावटी के भित्ति चित्र, इसमें लिख देता हूं शेखावटी क्षेत्र की, शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। जिनमें चित्रांकन हेतु फ्रेस्को बूनो, जिसको हमने पणा बोला था ना भाई, शेखावटी में पढ़ाए तो बोला था,
फ्रेस्को बुनो पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूं, देखिए शेखावाटी में जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ नमूना है या उदाहरण है, उदाहरण ही लिख देता हूं, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसके शिल्पकार देवा थे। ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन और कह सकते हैं, शेखावटी को भित्ति चित्रांकन के कारण ओपन आर्ट गैलरी या हम कह सकते हैं खुली कला दीर्घा के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से देखो, ये भित्ति चित्रण के बारे में डिटेल से मैंने आपसे चर्चा कर ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण खंड था पेपर की दृष्टि से। ठीक है। हाँ देखिए, भित्ति चित्रण के बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान में लोक चित्रण। किसकी बात कर रहा हूं? राजस्थान में लोक चित्रण। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में कई क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं लोक चित्रण से और कई कंफ्यूजन भी रहते हैं। ठीक है, लोक चित्रण की बात करता हूं। लोक चित्रण देखो, एक तो सामान्य चित्रकारी, पेंटर वगैरह जो करते हैं, जो चित्रकार अब तक जो चित्रशैलियां पढ़ते आए हैं, वो कोई लोक चित्रण नहीं है। ठीक है, वो तो विशेष हम कह सकते हैं कि चित्रकारों द्वारा चित्रांकन किया हुआ है। ठीक है, ट्रेंड चित्रकारों द्वारा चित्रांकन। ठीक है, लोक चित्रण क्या है, देखो एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में लोक चित्रण। लोक चित्रण में सबसे पहले देखो, सबसे पहला लोक चित्रण आता है मोरडी मांडना। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली मीणा जनजाति के लोगों में, मीणा जनजाति में मुख्यतः विशेष अवसरों पर घरों पर किया गया ज्यामितीय अलंकरण जिसमें मोर के चित्र का सर्वाधिक चित्रांकन किया जाता है, सर्वाधिक चित्रांकन होता है, उसे बोलते हैं क्या? मोरडी मांडना। अब ऐसा तो नहीं भाई कोई पेंटर वेंटर, कोई ऐसा खास नहीं। ठीक है, दीवारों पर चित्र बना दिए गए, ठीक है, उनमें मोस्टली मोर के चित्र ज्यादा है। ठीक है, वो है मोरडी मांडना। एक होता है देखो थापा। क्या होता है? थापा क्या होता है? हाथ से इस प्रकार से दीवारों पर थाप देना। ठीक है, वो क्या है? थापा है। ये भी लोक चित्रण है, कह सकते हैं। हाथों से हाथ की अंगुलियों को
उत्कीर्ण करना, उत्कीर्ण करना, ये क्या है? थापा है। ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं एक होता है पानी। क्या होता है? पानी। ठीक है। कागज पर चित्रित, कागज पर चित्रित लोक देवी देवताओं के चित्र, देवी देवताओं के चित्र जिन्हें त्योहारों पर पूजा जाता है, त्योहारों पर पूजा जाता है, ये क्या है? पाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बटेवड़े या छाने। आप लोगों ने जाना गोबर से बनाते हैं ना, गोबर से थाप के, ठीक है, छाने बनाते हैं ना, उन छानों के घर सा बना लेते, उस घर के ऊपर जो डिजाइन किया जाता है, ठीक है, वो है बटेवड़े, ये छाने। मैं कह सकता हूं गोबर के छानों या उपले भी बोलते हैं भाई इनको, उपलों से निर्मित घर पर चित्रण। ठीक है, ये भी लोक चित्रण है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ा डिजाइनदार गोबर से छानों के घर बना लेते हैं, उसके ऊपर डिजाइन करते हैं, ठीक है, उस पर चित्रांकन कर देते हैं, और वो अपना आप में भित्ति चित्रण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फ्रेस्को बूनों का, क्योंकि नम पलस्तर है तो नम होता है ना, जब गीला गोबर होता है ना उसी में डिजाइन बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांझी। सांझी, सांझी क्या है? हम कह सकते हैं फूल पत्तियों से मंदिरों की दीवारों को सजाना, जो कि राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है। मोरनी मारना, थापा, पाने, बटेवड़े, सांझी। एक और महत्वपूर्ण है पथवारी। देखो पथवारी क्या है? रास्ते की लोक देवी जिसका चित्रण गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर किया जाता है। ठीक है। यात्रा करने से पहले इसकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। ये क्या है? पथवारी। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहां। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्न में से लोक चित्रण नहीं है, लोक चित्रण नहीं है, वो सोच समझ के आंसर देना। देखो पहला है पथवारी, दूसरा है सांझी, तीसरा है फड़, और चौथा है बणी ठणी। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पथवारी, सांझी, फड़, बणी ठणी। ठीक है। देखो यहां दिमाग में आता है, ज्यादातर बच्चों का आंसर रहता है पथवारी,
कि भाई ये तो साहब रास्ते की या यात्रा की लोक देवी है, ठीक है, इसलिए पथवारी नहीं आएगा, पथवारी लोक चित्रण। लेकिन पथवारी लोक चित्रण में है, इस लोक देवी का चित्र जो है गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, लोक चित्रण में आता है। जबकि बनी ठनी जो है ये तो सही मायने में आपको पता है कि किशनगढ़ के शासक सावन सिंह, मोरध्वज निहाल चंद का नाम सुना होगा, ठीक है, मैंने पढ़ा है आपको। उसने सावन सिंह की प्रेमिका रसिक कुंवरी का चित्र बनाया था, उसको वही आगे चलकर बनी ठनी कहलाई, ठीक है। तो देखो यहां आंसर जो आता है ना वो बनी ठनी नहीं आता है। बनी ठनी जो है वो क्या नहीं है, लोक चित्रण। चित्रण तो है लेकिन क्या नहीं है, लोक चित्रण नहीं है। यहां देखो सांझीर फड़, फड़ जो है ना, देखो अभी मैं आगे इसी में पढ़ाऊंगा फड़ क्या है, ठीक है। फड़ क्या है, कपड़े पर किसी लोक देवता के जीवन चरित्र को चित्रित करने की कला फड़ चित्रण है, वो भी लोक चित्रण के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आगे आपसे, देखो एक एक करके लोक चित्रण में ही आगे अगर आपसे बात की जाए नेक्स्ट है घोड़ा बावसी। घोड़ा बावशी आदिवासियों द्वारा मिट्टी से निर्मित घोड़े, आदिवासियों द्वारा मिट्टी से निर्मित घोड़े जिनकी पूजा की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और है ओका नोका गुणा, ओका नोका गुणा, ठीक है। ये भी आदिवासियों में प्रचलित इस लोक चित्रण का उपयोग व्याधियों या बीमारियों के निवारण में किया जाता है, व्याधियों के निवारण में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओका नोका गुणा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं लोक चित्रण से संबंधित एक कला है वार्तिक कला, वार्तिक कला या इसी को बोलते हैं वार्तिक कला। देखो ये कला क्या है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर किया गया चित्रण। इस कला में कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, मोम की परत चढ़ाकर चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट, यह कला खंडेला, सीकर और भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है, अजमेर की प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकारों की बात की जाए, प्रमुख कलाकार आसिफ रायजादा और उमेश चंद शर्मा। आसिफ रायजादा और दूसरे हैं उमेश चंद शर्मा, उमेश चंद शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगली जो कला है वो है पिछवाई कला, पिछवाई कला।
क्या होती पिछवाई कला? देखो, पिछवाई कला में कोई भी लोग देवी देवता का जो मंदिर है उसकी पीछे वाली जो दीवार है, उस पीछे वाली दीवार पर कपड़ा लगा दिया जाता है, या तो उस कपड़े पर, या तो उस दीवार पर चित्रण किया जाता है, या उस पीछे वाली दीवार के कपड़े पर चित्रण किया जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते पीछे वाली दीवार की वजह से बोलते पिछवाई कला। ठीक है, इस कला में मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे स्थित दीवार पर चित्रण किया जाता है। यह कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी कला? पिछवैया कला। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे, अगली जो कला है वो है फड़ चित्रण। फड़ चित्रण क्या है? देखो, फड़ चित्रण किसी भी लोक देवता के जीवन चरित्र को, किसी भी लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित करने की कला। चित्रित करने की कला। ठीक है, इस कला में शाहपुरा, भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। प्रमुख चित्रकार शांतिलाल, दुर्गालाल, श्रीलाल, पार्वती जोशी, ये महिला चितेरी है, और प्रदीप मुखर्जी। देखो, एक और महत्वपूर्ण बात, फड़ चित्रण से संबंधित चित्रकार चितेरा कहलाता है। फड़ चित्रण से संबंधित चित्रकार चितेरा कहलाता है। ये ध्यान रखना भाई, ये चितेरा कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था चेजारा, भित्ति चित्रण से संबंधित कलाकार चेजारा कहलाता है, चितेरा कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखो, मैंने बात की है आपसे वार्तिक कला। इस कला में कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रण किया जाता है। ठीक है, वार्तिक कला कहाँ की फेमस है? खंडेला सीकर, भिनाय अजमेर की फेमस है। दो कलाकार बता दिए मैंने, आसिफ रायजादा और उमेश चंद शर्मा। और पिछवाई कला क्या है? लोक देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे स्थित जो दीवार है उस पर चित्रण, पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। ठीक है, फड़ चित्रण किसी भी लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित करने की कला फड़ चित्रण कहलाती है। शाहपुरा की फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा की। और शाहपुरा का जोशी परिवार, शांतिलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी, श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, ये पूरा परिवार जो है इसमें सिद्धस्त है। प्रदीप मुखर्जी ये जयपुर से संबंध रखते हैं, ये भी इस फड़ चित्रण से ही जुड़े प्रमुख कलाकार हैं, लेटेस्ट कलाकार हैं। फड़ चित्रण से संबंधित चित्रकार क्या कहलाते हैं? चितेरा कहलाते हैं, ध्यान रखना। और मैंने अभी कहा था कि भित्ति चित्रण से संबंधित जो कलाकार हैं वो चेजारा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चेजारा। चेजारा, चितेरा दोनों ध्यान रखना। ठीक है, तो फड़ चित्रण में देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग लोक देवताओं की अलग अलग क्या है
फड़ हैं, उनका वाचन किन के साथ होता है, क्यों फेमस है, वो मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट। देखिए प्रमुख फड़ों में मैं अगर आपसे बात करता हूं तो प्रमुख फड़ों में सबसे पहले देखते हैं हम देवनारायण जी की फड़। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मोस्टली देखो लोकवाद, देखो यहाँ रावण हत्था है, यहाँ भी रावण हत्था है, ठीक है, यहाँ भी रावण हत्था है, ठीक है, और दो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, जंतर नामक लोकवाद के साथ, ये पहले भी चर्चा में रही है और पेपर में पूछी भी जाती है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस लोकवाद के साथ होता है, तो रावण, मैंने जब लोकवाद पढ़ाए थे उस समय पढ़ाया था आपको, ठीक है, कि जंतर नामक लोकवाद के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है, रावण हत्या के साथ बाकी लोक देवता की फड़ का वाचन। तो ये तो वाचन की तो कोई वाद की तो कोई बात ही नहीं है। यहां देखो भैंसासुर की फड़, इसका वाचन ही नहीं होता तो वाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी क्या होती है, इसकी पूजा की जाती है, फड़ की पूजा की जाती है, बावरी जाति के लोगों द्वारा चोरी करने से पहले की जाती है। कौन सी फड़ है, भैंसासुर की फड़। तो भैंसासुर की फड़ क्लियर हुई, इसका वाचन नहीं होता, इसकी पूजा की जाती है बावरी जाति के लोगों द्वारा, कब की जाती है, चोरी करने से पहले की जाती है, तो ये क्लियर। रामदला कृष्णदला की फड़, मैंने कहा यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लोकवाद का प्रयोग ही नहीं किया जाता, प्रयोग तो यहां भी नहीं किया जाता, लेकिन यहां पूजा की जाती है, यहां पूजा नहीं होती, वाचन तो होता है, लेकिन यहां तो देखो वाचन ही नहीं हो रहा है, पूजा हो रही है, यहां वाचन होता है लेकिन बिना वाद के होता है, ठीक है। वाचक कौन है, भाट भूपे हैं। कहां की फेमस है, हाड़ौती क्षेत्र की फेमस है। वाचन होता है दिन के समय में, और प्रमुख चितेरे जो इसको बनाते हैं, इस फड़ के जो प्रमुख चितेरे हैं वो कौन है, धूल जी हैं। क्लियर करिए इसको, यहां वाचन ही नहीं होता, यहां वाचन तो होता लेकिन बिना वाद के होता है। बाकी जो हमने चार देख रहे हैं वो चारों में, तीन में रावण हत्या, एक में जंतर है। क्लियर। यहां देखो गुर्जर बगड़ावत भोपे जो है, इसका वाचन भाई चूंकि देवनारायण जी का संबंध किससे है, गुर्जर जाति के लोगों से है। सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की फड़ है। 1992 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया। ये बातें मैंने आपको देवनारायण जी जब पढ़ाए थे उस समय भी डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट रामदेव जी की फड़। अब हम जानते हैं बाबा रामदेव जी के द्वारा कामड़ पंथ की शुरुआत हुई और कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा इनकी आराधना में 13 ताल नृत्य किया जाता है। तो कामड़ जाति के द्वारा वाचन होता है इसकी फड़ का, और रावण हत्या लोकवाद के साथ। इस फड़ के प्रमुख चित्रकार जो रहे हैं वो रहे हैं चौथमल चितेरे, इसके धूलजी चितेरे रहे हैं, ठीक है, और इसके चौथमल चितेरे। पाबूजी की फड़ नायक भोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है, ठीक है। रावण हत्या, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। राजस्थान की समस्त फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबूजी की है। सबसे लंबी, प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली किसकी, देवनारायण जी की है, ठीक है। और यहां मैं बात करूं बिना लोकवाद के, कौन सी फड़, रामदला कृष्णदला, ठीक है। ऐसी फड़ जिसकी पूजा होती है, वाचन नहीं होता, महिषासुर की फड़, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान से रिलेटेड प्रमुख क्या रही हैं, फड़ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चित्रकला से संबंधित प्रमुख चित्रकारों की, आधुनिक चित्रकारों की मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले हैं देवकी नंदन शर्मा, अलवर से संबंध रखते हैं। इन्होंने मोस्टली जो चित्रण किया है वो प्रकृति पर किया है, पशु पक्षी, ठीक है, फूल पत्तियां, इस प्रकार से प्रकृति चित्रण में ये माहिर रहे हैं, इसलिए इसे मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जीवित वस्तुओं पर और प्रकृति से रिलेटेड इन्होंने चित्रण किया है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगले चित्रकार हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, करौली से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनका प्रमुख जो विषय रहा है वो रहा है नारी चित्रण, महिलाओं के ऊपर इन्होंने चित्रकारी मोस्टली की है। 1984 में इसे पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है परमानंद चोयल, कोटा से संबंध रखते हैं, भैंसों के चितेरा, इन्होंने मोस्टली भैंसों के ऊपर चित्रांकन किया है, इसलिए इसे भैंसों का चितेरा बोलते हैं। नेक्स्ट है सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर से संबंध रखते हैं, इसे कहा जाता है नीड बोलते हैं किसको, घोंसला को, घोंसलों में पक्षियों का चित्रण, इस प्रकार से। तो नीड का चितेरा कहलाता है कौन, सौभाग्यमल गहलोत। नेक्स्ट है भूर सिंह शेखावत, बीकानेर, बेसिकली इन्होंने गांव के जीवन चरित्र का चित्रण किया है, इसलिए इसे कहा जाता है गांव का चितेरा, ठीक है। नेक्स्ट गोवर्धन लाल बाबा, राजसमंद जिले से संबंध रखते हैं, इन्होंने भील जनजाति के जीवन चरित्र को चित्रित किया है, इसलिए इनको बोलते हैं भीलों के चितेरा, ठीक है। नेक्स्ट है किशन लाल वर्मा, चित्तौड़गढ़ से संबंध रखते हैं, इन्होंने राय के दाने पर मीराबाई का चित्रांकन किया, काफी फेमस रहे हैं, काफी सराहना हुई इस चित्रांकन के लिए इनकी। हरिराम सोनी, उदयपुर से संबंध रखते हैं, इन्होंने चावल पर चित्रकारी तो जनरली आप लोगों ने आम देखी होगी आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है कैलाश जगोटिया, भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं, कपड़े पर चित्रांकन करने के कारण इसे क्लॉथ आर्ट
क्लोथ का मतलब कपड़ा, क्लोथ आर्ट के जन्मदाता कहलाते हैं कौन? कैलाश जगोटिया। नेक्स्ट है वीर बाला भावसर। ठीक है, वीर बाला भावसर जो है बेसिकली बांसवाड़ा से संबंध रखती है, महिला चित्रकार है। बेसिकली रेत पर चित्रकारी, रेत पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, रेत को डिजाइन काट कर विभिन्न प्रकार की चित्रांकन किए जाते हैं, वो वीर बाला भावसर उससे रिलेटेड है। आधुनिक राजस्थान की चित्रकला के जनक कहलाते हैं कुंदन लाल मिस्त्री, उदयपुर से संबंध रखते हैं। और एकमात्र महिला फड़ चित्रण से चित्रांकन करने वाली जो महिला चितेरी है वो है पार्वती जोशी। तो ये प्रमुख आधुनिक कलाकार रहे हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। नेक्स्ट, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित संस्थाएं, चित्रकला के विकास से संबंधित संस्थाएं और संग्रहालयों की ओर मैं आपसे बात कर लेता हूं। हाँ देखिए, चित्रकला से संबंधित जो प्रमुख संग्रहालय है उनमें एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जो है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर के शासक हुए महाराजा मानसिंह, उनके द्वारा स्थापना कराई गई। सरस्वती भंडार उदयपुर में और सरस्वती पुस्तक भंडार जो है वो फतेहपुर सीकर में, दोनों ध्यान रखना। जिनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार, जिससे 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णीर आदि नियुक्ति वृत्ति जो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ मिले हैं वो इस संग्रहालय से मिले हैं, जैसलमेर में स्थित है। कुतुब खाना संग्रहालय, ठीक है, अलवर जो संग्रहालय है, अलवर जो म्यूजियम है उसका नाम है कुतुब खाना संग्रहालय। माधो सिंह संग्रहालय कोटा में है। चित्रशाला मैं बात कर चुका हूं, तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन सी? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, चित्रशाला संग्रहालय। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय या स्वामी केशवानंद संग्रहालय जो है संगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है। और राजस्थान में चित्रकला के विकास से संबंधित वर्तमान में कार्यरत जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है अंकन नाम की संस्था भीलवाड़ा में है। कलाव्रत, आयाम और पैग, ये 3 संस्थान कहाँ है? ये जयपुर में है। चितेरा और धोरा, ये 2 संस्थान जोधपुर में है। टखमण और तुलिका कलाकार परिषद, ये 2 संस्थान कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। तो देखो इस प्रकार से हमारा मैंने पूरा चैप्टर आपको, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, निश्चित रूप से क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कंप्लीटली डिटेल से इस चैप्टर को आपको पढ़ाया है शुरू से लेकर एंड तक। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट ये चैप्टर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। देखो इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट अगला चैप्टर में आपसे बात करूंगा राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।